आंसर पढ़ो। Spiro compounds. Compounds. Okay. Next one is types of सर आप बोले थे बॉन्ड क्लीवेज पढ़ाने के लिए। क्या क्या करेंगे बोलते? सर बॉन्ड क्लीवेज। Bond cleavage. Okay. So next one is bond cleavage. Bond cleavage का मतलब होता है bond fission. इसका मतलब होता है bond breaking. ये सब एक जैसे ही है ना, मतलब एक ही होता है सबका। तो बॉन्ड क्लीवेज जो होता है, बॉन्ड फिशन वही होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग वही होता है। ये दो टाइप का है। एक होता है होमोलाइसिस। म्यूट कर लो बेटा सब लोग, म्यूट करो। सो बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का है। वन इज होमोलाइसिस और होमोलाइटिक और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और एक है हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन और बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक होता है होमोलाइसिस, एक होता है हेटेरोलाइसिस। सब लोग ध्यान से रखना बेटा। लेट में यहाँ पे लिखा H और Cl, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्विक। 2.1 and 3.0. This is 2.0 and 3.0. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड डॉट क्रॉस है वो यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है। तो जब भी इसको पानी में डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर क्या होगा, H+ होगा और Cl- होगा, और इस माइनस के पास दोनों डॉट क्रॉस आ जाए, बॉन्ड पेयर जो है वो पूरा आ जाए। अब यहाँ पे बना कटायन और यहाँ पे बना बेटा आनायन। हेटेरोलाइसिस क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को लेके झगड़ा हुआ और इसने दोनों को पूरा ले लिया, इसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए अनइक्वल। हेटेरो मींस अनइक्वल, और यहाँ पे है होमो मींस इक्वल और सेम। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिल गया और एक को कुछ नहीं मिला, इसीलिए इसका नाम हेटेरोलाइसिस। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा। अब यहाँ पे ये तो शिफ्टिंग होगा नहीं, क्योंकि पहले शिफ्ट होता है, इस पर डेल माइनस डेल प्लस होता है, अब जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जब ये शिफ्ट होगा ही नहीं, ये जब शिफ्ट होगा ही नहीं बेटा, तो क्या होगा, ये बीच में रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ध्यान से देखना कैसे ब्रेक किया है। अब इसमें जो बनेगा बेटा, उसमें ये डॉट जो दिया था वो ले लेगा और ये जो दिया था वो भी ले लेगा, लेकिन इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, डॉट में। तो यहाँ पे जो बना हेटेरोलाइसिस में कटायन और आनायन बना, और यहाँ पे जो बना, या इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, क्योंकि ये क्लोरीन का है इसलिए इसका नाम क्लोरीन रेडिकल है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लेट 2 2 4 2 6 और एक 7 यहाँ पे वही रहेगा, 2 2 4 2 7, 4 4 2 6 1 7, तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन अगर मैं क्लोरीन एटम बात कर रहा हूं और क्लोरीन फ्री रेडिकल बात कर रहा हूं, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन फ्री रेडिकल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो क्या लग रहा है तुम्हें, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? दोनों में से कौन रिएक्टिव होगा? क्लोरीन एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा या क्लोरीन फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्या लग रहा है? क्विक, जल्दी करो। से क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे क्यों? इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में से इसका रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होगा? जल्दी शुभ्रांशु, ट्राई कर। क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन अभी अभी रिएक्ट होकर मतलब खुला है। जैसे इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, लेकिन जैसे सोचो तुम दो दोस्त मतलब एक दिन से भूखे हैं, एक को कुछ खाना मिला नहीं और दूसरे को मिला था, कोई उसको छीन लिया, वो रिएक्टिव हो जाएगा कि नहीं बताओ? रिएक्टिव हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये क्लोरीन जो यहां से बना, यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर किया था और इसका ऑक्टेट हो गया। अब इस मोमेंट से इसको ब्रेक करना मतलब उसका ऑक्टेट को डिस्टर्ब करना। जब ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया तो ऑल्दो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बट इट इज हाईली हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा बेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे और कुछ बना रहा हूँ तो ये बना कटायन आनायन और ये क्या बनेगा? मैं जैसे लिखा CH3F। अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी करो। सो फ्लोरीन का क्लोरीन 4। 4, इस कार्बन का 2.5। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बेटा क्लोरीन के तरफ? अब किसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, जल्दी बताओ। सो सी के ऊपर प्लस चार्ज और एफ के ऊपर माइनस चार्ज। तो F के ऊपर रहेगा माइनस चार्ज और CH3 के ऊपर रहेगा प्लस चार्ज। अगेन इसको हम बोलेंगे एनायन। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कटायन। क्लियर हुआ? लेकिन यस सर। किसके ऊपर प्लस है बेटा? कार्बन। कार्बन के ऊपर है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, देख लो, पढ़ो एक साथ पढ़ो बेटा, क्या हो गया? कार्बोकटायन। 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 इसको कार्बोकटायन भी बोलते हैं या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा इस कार्बन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? जल्दी। हाँ, इस कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? क्विक। 3। 3। हमेशा याद रखना बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक पाई बॉन्ड भी है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना? अगर एक लोन पेयर भी है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, 0 इलेक्ट्रॉन। याद रखना हमेशा। सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, देन लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं है। तो कार्बन के साथ यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड बना? 3। 3 बना ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर हुआ अभी? यस सर। यस सर। अब अगर मैं लेट ऐसे करता, ये CH3 है, अब लेट यहाँ पे ये मैंने इसको CH2H कर दिया, अब यहाँ पे लेट ये COH। अब इसके साथ लेट ये कोई एक बेस दे दिया हमें, ये बेस आके क्या किया, इस H प्लस को ले लिया। बेस मतलब OH माइनस इज द सिंबल ऑफ बेस, वो आके H प्लस को ले लिया, क्योंकि इसको तो प्लस चाहिए क्योंकि खुद माइनस है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा अगर कहीं से कोई प्लस निकला ना, दूसरा माइनस होगा, जैसे ये प्लस हुआ तो ये माइनस होगा। अब अगर OH माइनस H प्लस को ले लिया, अब लेके वाटर बना दिया, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या चार्ज होगा CH2 पे? क्या चार्ज होगा CH2 पे? क्विक।
और ये OH माइनस आया, H प्लस को ले लिया। जब H प्लस ले लिया तो ये मैंने बोला ना, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पे अगर प्लस है दूसरे पे बिल्कुल माइनस है, अगर एक पे माइनस है दूसरे पे प्लस है। ये OH माइनस ये तो प्लस को लेगा, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं गया यहाँ पे H प्लस गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा? सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझा देंगे? यहाँ पे ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन था। यहाँ पे एक बेस चाहिए होता है इस H प्लस को निकालने के लिए, क्योंकि OH माइनस एक बेस है जिससे यहाँ से एक H प्लस को निकाल दिया। जब निकाल दिया H प्लस तब वाटर बन गया। OH माइनस था, H प्लस है, वाटर बन गया। मैं बोला अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर किसी के पास प्लस आ गया तो उसके साथ जो एसोसिएटेड था उसका माइनस हो जाएगा, किसी का माइनस हो जाएगा तो दूसरे का प्लस हो जाएगा। जब ये OH माइनस खुद एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, जबकि वो H प्लस को लेगा, अगर ये H प्लस को ले लिया तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब ये नेगेटिव चार्ज हुआ, जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हुआ, कार्बोकैटायन हुआ, जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे हम कार्बन से कार्बो लिखे और कैटायन लिख दिए। अब यहाँ पे हम कार्बन से सिर्फ कार्ब लिखेंगे, CARB, और उसके साथ जोड़ देंगे अनायन। तो क्या क्या हो गया बेटा, बताओ जल्दी, पढ़ के सुनाओ। कार्बन कार्बन आयन। आयन। कार्बानायन, कार्बानायन ऐसे पढ़ते हैं उसको, कार्बानायन, कार्बानायन, कार्बनायन। तो मुझे बताओ बेटा, कार्बनायन में कितना इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास? जल्दी करो। So 4. क्या बोला तो मैं? 5। क्या बोला मैं अभी? जितना सिग्मा बॉन्ड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड बना है? 2। 2 कैसे? 2 हाइड्रोजन के साथ 3। और एक कार्बन के साथ ना बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ऐड करके बताओ, कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 2 जा 6 हो गया, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 electrons. अब आ रहा है समझ में सबको? Yes sir. अब देखो, अब मैंने लिखा CH3 CH3, और यहाँ पे तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब ये हो गया ब्रेक। ब्रेक होने से क्या होगा, इस CH3 पे डॉट, अब इस CH3 पे भी डॉट, तो इसका नाम तो मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना? तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। सेम लॉजिक। अब यहाँ पे तुम ऐड भी कर सकते हो, एक फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बोलते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, 3 होगा तो 6 और डॉट मिले कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3 प्लस CH3 माइनस CH3 डॉट, तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, बताओ अभी। CH3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना? 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। CH3 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन्स। 8 electrons. कार्बन फ्री रेडिकल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 electrons. 7। तो ऑक्टेट किसका हुआ है? C minus कार्बन H. आयन। कार्बन आयन का ऑक्टेट हुआ है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कार्बन आयन। तो अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें बेटा, इन तीनों का स्टेबिलिटी का, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा CH3 माइनस का, देन किसका होगा बेटा? CH3 डॉट। CH3 डॉट का, देन किसका होगा? CH3 CH3 प्लस। plus. आ रहा है समझ में सबको? Yes sir. यस सर। Yes. मुझे बताओ बेटा, होमोलाइसिस करना डिफिकल्ट है या हेटेरोलाइसिस करना डिफिकल्ट है? होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस, कौन सा चीज करना डिफिकल्ट है यहाँ पे? होमोलाइसिस मतलब ब्रेक करना, अब हेटेरोलाइसिस का मतलब ही ब्रेक करना, तो कौन ज्यादा दिक्कत देगा, कौन ज्यादा मतलब जल्दी होता है, कौन लेट होता है? सर होमोलाइसिस। के देख, ये जब
पावर इसका 3 है, इसका 2.1 है, जब डिफरेंस 0.9 से ज्यादा हुआ तो ये मान के चलो ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो इस लड़ाई का एंड जल्दी हो जाएगा। जब ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 2.5 2.5, तो ये लड़ाई का कोई एंड होगा क्या बताऊं? नो सर। नो कोई एंड सर। नहीं, दोनों का सेम हो गया। अब बिना कोई एक्सटर्नल फैक्टर का ये लड़ाई खत्म नहीं होगा। मतलब ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है ये एक डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली है। सोचो मैं इसको बोला रैंडमली तोड़ दो, तुम रैंडमली जल्दी तोड़ दोगे। मैं बोला इसका एग्जैक्टली 50% में तोड़ो, फिर तुम स्केल लोगे, नापोगे उसको, टोटल सेंटीमीटर कितना है, उसका आधा क्या है, फिर एक आरी लेके आराम से काटोगे। तो ऑब्वियसली तो उसके लिए हमें स्केल का जरूरत होगा, पेंसिल का जरूरत होगा, आरी का जरूरत होगा, लेकिन मैं बोला इसको तोड़ दो, तो कैसे भी तोड़ दो। तो हेटेरोलाइसिस हमेशा इजी होता है बेटा, एंड होमोलाइसिस डिफिकल्ट होता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Homolysis is difficult than heterolysis. क्लियर हो रहा है पूरा या नहीं, बताओ मुझे। यस सर। अब जैसे कहीं पे मैच, अगर किसी, ये दोनों लेट मैच हो रहा है, ये वन साइडेड मैच हो गया, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम है, यहाँ पे मैच टाई हो गया है ना, दोनों में जो है मैच टाई हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, तो जो फैक्टर्स हैं जो इसको तोड़ने में हेल्प करते हैं बेटा, फैक्टर्स हेल्प इन होमोलाइसिस, है ना। बिना कोई फैक्टर का ये नहीं होने वाला, बिना कोई फैक्टर का बेटा ये नहीं होने वाला है। मैं इसका फैक्टर को सजा दिया, ध्यान से सुनो इसको, मैंने इस फैक्टर को सजा दिया बेटा, देख लो, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, ऊपर से नीचे तक पढ़ा। हेल्पर। HELPER। हाँ, मतलब हेल्पर टाइप का लग रहा है, बस एक ई मिसिंग है, नहीं तो हेल्पर लग रहा है। यस, तो यस सर। इनमें से कोई एक फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। होमोलाइसिस इन सब के बिना होगा ही नहीं। H स्टैंड्स फॉर बेटा हाई टेम्परेचर, याद रहेगा। यस सर। यस सर। E स्टैंड्स फॉर बेटा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखोगे तुम इस एरो के ऊपर, अगर हम इनमें से कुछ नहीं लिखेंगे ना तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब तो मैंने दिखा दिया हो जाएगा बोल के, है ना। लेट इसका, अच्छा इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या तो बेटा हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाफ एरो। देखिए ये दोनों होमोलाइसिस का सिंबल है। या तो मैं ऐसे करके बीच में ऐसे दरार टाइप का कर दूं, या तो मैं हाफ एरो दिखाना पड़ेगा, हाफ एरो, हाफ एरो। तो ये होमोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस मतलब कंप्लीट एरो, होमोलाइसिस मतलब हाफ हाफ एरो, इस तरफ भी उस तरफ भी, या तो ऐसे दरार टाइप का करें। तो ये जो है बिना इनके नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले या तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, या तो एल स्टैंड्स फॉर लाइट। अब लाइट तो मैंने कर दिया उसको, लेकिन वो एग्जैक्टली लाइट मतलब टॉर्च लाइट से नहीं होगा, सनलाइट से होगा। उसको हम सनलाइट भी लिख सकते हैं बेटा, या तो यूवी लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट, या तो उसके अंदर जो एनर्जी होता है एच न्यू, वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बिना इनमें से कोई फैक्टर का नहीं कर सकता। एच न्यू विच इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद सनलाइट। या तो मैं टेम्परेचर 500 400 डिग्री दे दूं, या तो मैं इलेक्ट्रिसिटी लिख दूं, या तो मैं सनलाइट या यूवी या तो एच न्यू, इनमें से कोई एक चीज लिखना पड़ेगा। पी स्टैंड्स फॉर पेरोक्साइड, पी जो है वो पेरोक्साइड, और आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, रेडिकल और फ्री रेडिकल, है ना। तो फ्री रेडिकल को देख, मतलब एक फ्री रेडिकल को देख के दूसरा होमोलाइसिस कर सकता है, या तो एक पेरोक्साइड को देख के दूसरा कर सकता है, सनलाइट को देख के कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को देख के कर सकता है, या तो हाई टेम्परेचर। बिना ये 5 फैक्टर का कोई भी होमोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। कैसा को क्लियर हो रहा है? यस सर। ये चीज तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। मैंने इसको अरेंज कर दिया हेल्पर करके। तो हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी लाइट, कुछ बुक में भी है इस फॉर्मेट में, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी लाइट पेरोक्साइड एंड रेडिकल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। सर लास्ट दो फैक्टर्स सर कैसे अफेक्ट करते हैं बता सकते हैं? पेरोक्साइड जो होता है बेटा, पेरोक्साइड जैसे मैंने बोला HOOH,
अब यहाँ पे इसको पेरोक्सिल लिंकेज बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या है? H2O, है ना, ये मॉलिक्यूल है H2O2। अब H2O2 में यहाँ पे रिपल्सन होता है। ये जब O और O दोनों सेम एटम है और इन दोनों के पास दो दो लोन पेयर है, तो ये जो है पेरोक्साइड है। O जहाँ पे होगा उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। वो सिंगल बॉन्ड O जहाँ पे भी होगा उसको पेरोक्साइड बोलेंगे। जब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो बोलो सर ऐसे क्यों ब्रेक हुआ, हेटेरोलाइसिस क्यों नहीं हुआ? हेटेरोलाइसिस के लिए बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेट में 0.9 है, यहाँ पे है क्या? O के बीच में। नो सर। अब जब ये होमोलाइसिस हो गया तो क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा, है ना। जैसे तुम देखोगे माइनस के साथ कौन रिएक्ट करता है? माइनस के साथ प्लस। प्लस के साथ कौन रिएक्ट करता है? माइनस। माइनस। लेकिन डॉट के साथ कौन रिएक्ट करेगा? डॉट। डॉट। तो अगर ये अनस्टेबल है पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, ये है तुम्हारा पेरोक्साइड, ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक होके अगर होमोलाइसिस हुआ, देखो इस टाइप का ब्रेकिंग को होमोलाइसिस बोलते हैं। होमोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा। जब ये खुद फ्री रेडिकल बन गया, दूसरे को क्या करेगा? हेटेरोलाइसिस करेगा, होमोलाइसिस करेगा? हाँ, जब ये खुद फ्री रेडिकल हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक होके फ्री रेडिकल हो गया, अब दूसरे को होमोलाइसिस करेगा तब तो फ्री रेडिकल बनेगा, तब तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर कहीं पे कोई प्लस चार्ज है तो हेटेरोलाइसिस करेगा, माइनस चार्ज है तो हेटेरोलाइसिस करेगा, लेकिन डॉट है तो होमोलाइसिस ही करेगा। क्योंकि डॉट, अगर ये खुद डॉट है तो होमोलाइसिस करेगा तो ये डॉट होगा, तब जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए डॉट हो गया। अब ये खुद एक फ्री रेडिकल है, मतलब खुद फ्री रेडिकल है तो उसको देख के ही होमोलाइसिस ही होगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ बेटा? कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइसिस, व्हेयरएज कार्बन फ्री रेडिकल, इसको हम कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये वाला मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन एक ही है। कार्बोकैटायन और कार्बोनायन बनता है किससे? किससे बनता है? हेटेरोलाइसिस। और कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलाइसिस। Homolysis. So out of the carbocation, carbanion and carbon free radical, which has highest number of electron and completed octet? कौन है? कार्बोकैटायन, कार्बनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, तीनों में किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? कार्बन आयन। कार्बन आयन में है। और सबसे ज्यादा स्टेबल वही है क्योंकि ऑक्टेट है। इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेकिन ये चार्ज के कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्लियर हुआ पूरा? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? धरित्री समझ में आ रहा है बेटा? धरित्री? यस सर। अनिमेष समझ में आ रहा है बेटा? अनिमेष? दिव्या से समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बर्नाली? यस सर। सुचिस्मिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चिरंजीव? सुब्रजीत समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। शुभम? यस सर। ओके, चलो अब देखो। तो ये हो गया कार्बोकैटायन, कार्बनायन एंड कार्बन रेडिकल। इसको छोड़ के जो मेन चीज आता है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये सारे एंट्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इतने डिटेल्स में नहीं दिया ऑर्गेनिक। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इसलिए ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी पढ़ के ये सब नहीं मिलने वाला है। अब देखो, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या? जैसे मैंने बोला रिएक्टेंट, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट, और जैसे मैंने बोला रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट के बीच में जो कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? द स्पीसीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट।
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा बेटा तो ये हमेशा अनस्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके पास क्या हो गया बेटा? वेरी हाई एनर्जी, और क्या हुआ? हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल। अगर किसी कोई हाईली अनस्टेबल है बेटा तो उसका जो एग्जिस्टेंस, जो लाइफ स्पान होगा बहुत कम होगा, शॉर्ट लाइफ। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट जैसे एंट्रेंस में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी हाई एनर्जी, हाईली अनस्टेबल एंड शॉर्ट लाइफ। तो क्या होता है, अब हम करते हैं इसको टाइप्स। कितने टाइप्स के? टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना? तो ये होता है बेटा, ये बुक में नहीं है, इसके ध्यान से सुनना। कितने टाइप हुआ बेटा? 6 टाइप्स। 6 टाइप्स। सबसे पहला टाइप कार्बोकैटायन, जो हम लिख सकते हैं CH3+, ये कार्बोकैटायन। अब तुम उसको ऐसा नहीं सिर्फ मिथाइल ही लिखोगे, और भी कार्बन बढ़ा सकते हो, कोई भी कार्बन कर सकते हो, यह है कार्बोकैटायन। और भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं कि मतलब यहाँ पे हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी कार्बन पे प्लस हो जाने से इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, है ना? क्लियर हुआ? यस सर। अब ये कार्बोकैटायन का डिग्री होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये होता है। कैसे डिग्री फाइंड करते हैं? जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है बेटा, उस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं? कितने? 3। तो इसीलिए इसका नाम 3 डिग्री। ये 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये कौन सा डिग्री होगा बेटा? 2 डिग्री सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये कौन सा डिग्री होगा बेटा? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है बेटा? 0 डिग्री। और कोई डिग्री नहीं, इसको मिथाइल कार्बोकैटायन ही बोलते हैं। अच्छा, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन बना पाएगा। डिग्री बताना मुझे इसका। हाँ बता, डिग्री क्या है जल्दी। 2 डिग्री। मतलब ऐसा नहीं कि कितना कार्बन जुड़ा है, डायरेक्टली कितने जुड़े हैं, ये जुड़ा है, बस डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो 2 डिग्री। नेक्स्ट हो गया बेटा कार्बन आयन। कार्बन आयन का भी स्थिति वही है बेटा, ये CH3- हुआ, CH2 CH3- हुआ। अब मैं बाकी जो भी लिखा सब वैसे ही हो सकता है। फिर आ गया बेटा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल कैसे होगा? मैंने ये वही लिखा, जो लिखता था वही लिखा, बस ये डॉट करता। ये भी वही होगा, जितने सारे कार्बोकैटायन लिखे ना सब उनके, इन दोनों के लिए होगा। बस यहाँ पे हर किसी के पास प्लस चार्ज, यहाँ पे हर किसी के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे हर किसी के पास क्या है? डॉट और फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। कितने टाइप हम पढ़ने वाले थे? 6। 6। क्या क्या टाइप हो गया बेटा? 3 3 टाइप्स। टाइप्स। क्या क्या हो गया? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। अब आ गया बेटा नेक्स्ट जो है, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ ना बेटा, ये नीट एंट्रेंस में और जेईई मेन में इस पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का, बहुत बार आ चुका है। जो मैं दे रहा हूँ ये बुक में नहीं है, पूरा सजा के दे रहा हूँ मैं, इसलिए क्लास में समझो और याद रखने के लिए ट्राई करो। समझ जाओगे तो याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट हो गया बेटा कार्बीन में, नेक्स्ट हो गया नाइट्रीन में,
नेक्स्ट हो गया बेटा बेंजाइन, हो गया 6 टाइप। अरे हो गया। Yes, sir. यस तो कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन। याद करो जल्दी, जल्दी याद करो। कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन। याद हो गया तो बोलना मुझे। यस सर। फिर बता अभी क्या क्या हो गया, बता जल्दी। कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन। कार्बन, कार्बन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। बेंजाइन। बेंजीन नहीं, बेंजीन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो स्टेबल है। यहाँ पे वो बोलेंगे जो अनस्टेबल है, जो दिखने को मिलेगा नहीं। बेंजीन एग्जिस्ट करेगा, बेंजाइन मतलब हमें बेंजीन हम नॉर्मली हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन बेंजाइन नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बीचों बीच जो बनेगा वो बहुत ही कम टाइम के लिए। अच्छा, इसका शॉर्ट लाइफ जो है बेटा, तो कितना शॉर्ट होता है थोड़ा इमेजिन करो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10⁻⁻⁶ सेकेंड टू फ्यू सेकेंड। समझ रहे हो? अरे कितना कम टाइम, समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. तो बहुत ही कम टाइम, तो इसको हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये बस इमेजिनेशन से आया है, और वो सही भी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ, लेकिन ये देखने को नहीं मिलेगा। यू कैनॉट आइसोलेट दिस इंटरमीडिएट्स। बेंजाइन में बना देता हूँ, थोड़ा इजी है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो बेंजीन तुम लोग देखे हो? यस। Yes, sir. तो बेंजीन में इसको छोड़कर और क्या होता है? Double bond. डबल बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक ये होता है ना। यस Yes, सर sir. अब बेंजीन में लास्ट 3 लेटर क्या है? बेंजीन में लास्ट ENE. EN, इसीलिए सिर्फ डबल बॉन्ड रहा, लेकिन इसमें लास्ट 3 लेटर क्या है? YN। तो तुम्हारे हिसाब से एक किसी एक को ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे, या तो इसको बनाओ या तो इसको, लेकिन एक को ही बनाओ। तो ये हो गया बेंजाइन। अब क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कार्बन पे प्लस होने से कार्बोकटायन, कार्बन पे माइनस होने से कार्बोनायन, कार्बन पे डॉट होने से और फ्री रेडिकल होने से कार्बन फ्री रेडिकल। बेंजीन के साथ कोई एक पाई बॉन्ड को अगर हम और एक पाई बॉन्ड दे दें, ट्रिपल बॉन्ड कर दें डबल को, तो उसको हम बेंजाइन बोलेंगे। हो गया। Yes, sir. अभी जो कार्बिन होता है बेटा, ये 2 टाइप का है। एक है सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, और एक होता है बेटा ट्रिपलेट कार्बन। क्या क्या टाइप हुआ बेटा? Singlet carbon and triplet carbon. ट्रिपलेट कार्बन। अब देखो, कार्बन का मतलब है तो CH2 है, तो ये भी CH2 है बेटा। दोनों का फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है बेटा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। एक बार चेक करो और बताओ मुझे क्या अंतर है। So position. पोजीशन नहीं बोल के हम ऐसे बोलेंगे तो और थोड़ा बेटर रहेगा बेटा। अगर हम पोजीशन नहीं बोल के, अगर हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो पेयर्ड है। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। डिफरेंस समझ आ रहा है? यस sir. सर। अब जो बॉन्ड के अंदर होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होता ही है। जो एक्स्ट्रा 2 बच गया था वो भी पेयर्ड निकला, सारे पेयर्ड निकला। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या होगा बेटा? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? Paramagnetic. हाँ। अब जैसे नाइट्रिन, जैसे कार्बन, वैसे नाइट्रिन। दोनों का नाम सुनने में एक जैसे लग रहा है, इसलिए दोनों का जो टाइप है वो भी वैसे ही है। इसका सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन हुआ, इसका भी सिंगलेट नाइट्रिन, सिंगलेट नाइट्रिन एंड ट्रिपलेट नाइट्रिन होगा। ट्रिपलेट नाइट्रिन। क्या सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस
तुम्हारे जो स्कूल लेवल एग्जाम होगा बेटा टर्म 1, तो इसमें ये 3 चीज नहीं आएंगे, है ना। ये 3 चीज नहीं आएंगे, बस इसका स्टार लगा देता हूँ। ये तीनों चीज नहीं आएंगे, लेकिन ये एंट्रेंस में है। ये तीनों चीज तुम्हारे बुक में है। तो सिंगलेट नाइट्रेन और ट्रिपलेट नाइट्रेन का क्या है? सिंगलेट नाइट्रेन मतलब जैसे यहाँ पे NH लिखेंगे और 2 डॉट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? NH के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही NH लेकिन 2 अलग अलग डॉट, मतलब क्या है? NH के साथ कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया 6 टाइप का इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट जिसका लाइफ स्पान बहुत कम है, 10⁻⁶ सेकेंड, जो शॉर्ट लिव्ड है, जो अनस्टेबल है, जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये 6 टाइप में कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन है जिसके अंदर 2 टाइप, सिंगलेट कार्बन, डबलेट ट्रिपलेट कार्बन है, और सिंगलेट जो है डायमैग्नेटिक है और ट्रिपलेट जो है पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, सिंगलेट ट्रिपलेट। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर। Diamagnetic. सो ये हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा? Paramagnetic. Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। अब बाकी बचा मिल जाए। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी जल्दी। Taken, sir. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। अब आगे बता रिएजेंट। बहुत बच्चों के मन में रिएजेंट एंड कैटलिस्ट को लेके कंफ्यूजन होता है। अगर तुम्हारे मन में है तो बोलो मुझे, नहीं है तो रिएजेंट और कैटलिस्ट में अंतर क्या है बोलो। हाँ जल्दी। डाउट है तो बोलो सर, हमें भी कंफ्यूजन है रिएजेंट और कैटलिस्ट। अगर नहीं है तो आंसर बोलो। 2 चीजें क्विक। So doubt. डाउट और कोई? सर डाउट है। रिएजेंट का मतलब बेटा जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है और प्रोडक्ट में अपीयर होता है। कैटलिस्ट का मतलब वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कभी कभी फिजिकली, कभी कभी केमिकली रिएक्ट करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो रिएक्ट तो कर गया होगा, फिर वापस चला जाएगा। मतलब कैटलिस्ट ऐसा एक सब्सटेंस है बेटा जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, जो समटाइम्स फिजिकली इन्वॉल्व होता है, कभी कभी समटाइम्स केमिकली इन्वॉल्व होकर अपने खुद को चेंज भी कर लेता है, लेकिन एंड में जाते जाते जैसे था वैसे ही वापस चला जाता है। इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। बहुत बच्चों के मन में, क्योंकि बुक में जो डेफिनेशन पहले तुम 9th 10th में या 8th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा अलग दिया है उसको, लेकिन वो सही नहीं है। हर साल बच्चे मुझे बोलते हैं। तो कैटलिस्ट ऐसा एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, कभी कभी खुद को केमिकल भी चेंज कर लेता है, लेकिन एंड में जब होगा वो वापस चला जाएगा और उसका जो कंसेंट्रेशन है, जो केमिकल नेचर है, वो बरकरार रहता है, सेम एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके उसका अपीयरेंस प्रोडक्ट में होता है। कैसे अपीयर हो? Yes, sir. यस सर। अब मैं लिखा एक रिएक्शन, तुम लोगों को समझ में आ जाए। मैंने लिखा बेटा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ ऐड किया वाटर। अब यहाँ पे मैंने दिया H2SO4, प्रोडक्ट बना बेटा CH3CH2OH। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, रिएजेंट कौन है, कैटलिस्ट कौन है? So reactant left side है और reagent H2O और catalyst है H2SO4. This is the reactant, this is the reagent, and this is the catalyst. बस रिएक्टेंट तो है ही, तो कंफ्यूजन नहीं होता है इन दोनों में। कंफ्यूजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसीलिए रिएजेंट है। अब H2SO4 का तुम बोलोगे सर वो तो अपीयर है, वो इसका नहीं है, इसका है। अगर वो अपीयर इसका होता ना तो S भी अपीयर होता है। सल्फर कहीं पे है क्या प्रोडक्ट में? नो सर।
तो नहीं, ये मतलब ही था, पूरा क्लियर हो रहा है। Yes. Yes, sir. तो इस रिएक्शन का नाम पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, या तो 11th में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। इसमें पानी ऐड किया गया। पानी का दूसरा नाम बेटा होता है हाइड्रा। क्लियर? क्या होता है पानी का दूसरा नाम? Hydra. हाइड्रा। Hydra. और केमिस्ट्री में कभी तुम्हें अगर एडिशन वर्ड लिखना होगा, एडिशन का एक सिनोनिम है बेटा, उसको बोलते हैं एशन, ATI वर्ड। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ Yes. पे हम जब पानी ऐड किए तो हाइड्रा का एशन, तो देख लो एक साथ क्या हो गया। Hydration. Hydration. तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें पानी ऐड किया गया। पूरा क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. अब ये Yes, जो sir. रिएजेंट है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। ओके, तो पहला टाइप मतलब जो पर्टिकुलरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वो 2 टाइप का रिएजेंट यूज होता है। एक होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या क्या रिएजेंट हुआ बेटा? Nucleophile and electrophile. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, फाइल का मतलब होता है बेटा लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो पहले का क्या लविंग होगा? Nucleus. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लविंग। तो ये हो गया न्यूक्लियस लविंग। ये भी फाइल लविंग, तो ये किसका लविंग होगा? Electron. इलेक्ट्रॉन। अगर कोई न्यूक्लियस लविंग है, तो जो स्पीसीज न्यूक्लियस को लव करता है, तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए? Negative. नेगेटिव होना चाहिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, डेफिशिएंट होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको लव करने वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस को लव करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जो डेफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बोकैटायन हुआ, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हमें इलेक्ट्रॉन देना होता है। जो जैसे भूखा इंसान खाने के लिए लविंग होगा, जो इंसान भूखा होगा वो खाने के लिए लविंग होगा, है ना। तो अगर वो पेट भरा होगा तो खाना को देख के उसको लविंग क्यों होगा? उसी लॉजिक में बनाया गया। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। अब जो इलेक्ट्रॉन लविंग वो होगा ना जो डेफिशिएंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब Yes, sir. अब इसका डिफरेंस करके हम देखेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन आता है, सारे चीज डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट है क्योंकि इस पेज में आएगा नहीं। तो नेक्स्ट पेज में लिखिए इसका डिफरेंस। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। Taken, sir. अब देखो, अब बेटा मैंने यहाँ पे लिखा न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोफाइल। ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, सर चल रहा है। चल रहा है। ये सब डिस्कस हुआ, जैसे मैंने कार्बेट नाइट्रेट सब बोला, डिस्कस हुआ है स्कूल में। सर No. एक दिन में खत्म हो गया सब। एक दिन में सब कुछ खत्म? यस सर। कर लेते हैं सब। सर हमारा आधा भी नहीं हुआ। मतलब उन सब लोगों को गुरु बनाना पड़ेगा, कैसे खत्म कर लेते हैं, मैं तो नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। अब जो न्यूक्लियस लविंग होगा बेटा, मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, उसको लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, व्हाटएवर इट इज। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Yes, sir. अभी जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इसको हम 2 टाइप में क्लासिफाई किए फर्दर, है ना। एक हुआ अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, और एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा जो न्यूक्लियस लविंग है तो हमेशा अनायन होगा। यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन अनायन के रूप में हो सकता है या लोन पेयर के रूप में, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन रिलीज लिखेंगे। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल। तो अनायनिक में मैंने लिखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, SCn माइनस। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। यस NH2 माइनस। ये सारे न्यूक्लियोफाइल तो हैं लेकिन अनायनिक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल में मैंने लिखा NH3, है ना, NH3 डबल डॉट। जरूरी नहीं कि मतलब न्यूक्लियोफाइल होने के लिए सिर्फ अनायन होना चाहिए, अनायन भी हो सकता है, लोन पेयर कंटेनिंग हो सकता है। लोन पेयर कंटेनिंग हो न्यूट्रल, अनायनिक है वो चार्ज है। अब ये हो गया, जैसे मैं यहाँ पे CH3NH2 बोल दिया, तो जहां जहां पे ऐसा लोन पेयर होगा और वो न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखो। अगेन जैसे अगर ये अनायनिक और न्यूट्रल हुआ, एक तो न्यूट्रल इसका भी होगा, इसका अनायनिक होके न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इसका क्या हो जाएगा? कटायनिक। अब ध्यान से देखो बेटा, सब लोग अच्छे से देखना बेटा, देखोगे तो याद भी रह जाएगा। अनायनिक में एग्जांपल में मैंने लिखा H प्लस, C3 प्लस, लिखा C3 ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इसको हम बोल भी सकते हैं लुईस एसिड, और इसको हम बोल भी सकते हैं लुईस बेस। क्या होता है लुईस एसिड, लुईस बेस? लुईस एसिड वो होता है बेटा which accepts लुईस बेस वो होता है बेटा which donates क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ या लुईस एसिड हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 electrons. इलेक्ट्रॉन्स तो एक लॉजिक है बेटा, एक लॉजिक है यहाँ पे, ये जितने भी स्पीसीज हम इलेक्ट्रोफाइल के अंदर करेंगे, चाहे हम यहाँ करें यहाँ करें, तो मेजर पर्टिकुलरली जो कैटायनिक होता है उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होना चाहिए, ऑक्टेट से या डुप्लेट से। मुझे बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? H प्लस के पास H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे 0. 0। तो डुप्लेट से कितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है? 2 electrons. तो आप लोन पेयर लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये जो है लोन पेयर को भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। के पास 6, के पास 6। अब मैंने लिखा NH4 प्लस। मुझे बताओ बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या? जल्दी। No, sir. नो सर, क्यों नहीं? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। 8 electrons already octet. इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट है, तो क्या कंक्लूजन आया? हर कटायन जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. जब भी इसका नोट्स लिखोगे बेटा तब लिख लेना, मतलब एवरी कैटायंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे मैंने बोला इसका नाम हो गया अमोनियम आयन, राइट? इसका नाम है अमोनियम आयन। अब मैंने लिखा H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। बता मुझे बेटा क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? यस सर। इसके पास एक हिडन लोन पेयर भी है बेटा, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर था, एक दिया 2 नहीं दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 electrons. Again 8 electrons is the although they are having
पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने लिखा बेटा ऐसे ही लिखोगे, क्रॉस डालोगे तब याद रहेगा। तो हर कटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। Good one. Yes, sir. अब यहाँ पे बेटा जो न्यूट्रल है इसका कुछ सब क्लासिफिकेशन है। हुआ सब क्लासिफिकेशन दूसरे में बोला कर जाता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये न्यूट्रल का मतलब इनकम्प्लीट। एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम लोग बताना मुझे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ है। बेरिलियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बेरिलियम के इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 4। 4 electron. BF3 में B के पास क्या सोच रहे हो? लोन पेयर तो नहीं है, 3 बॉन्ड बनाया 6 इलेक्ट्रॉन, सोच क्या रहे हो? लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड बनाया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, BeCl2, BF3, AlCl3, ये सारे लुईस एसिड भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी। फिर हुआ Yes, sir. अब आ गया बेटा अभी ब्रैकेट भी, और मैंने बोला एफिशिएंट, मैंने बोला ZH, ये सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट तो नहीं है लेकिन इनका तो बॉन्ड बन गया, स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट डी ऑर्बिटल है, मतलब इसका पूरा 4d0, इसका भी 4d0, तो यहाँ पे ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर ये जो अगर पूछा गया FeCl3 जो है वो लुईस इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, तो बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट डी ऑर्बिटल था, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हुआ। Yes, sir. नेक्स्ट हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें मैंने बोला CO2, क्या हेटेरोएटॉमिक है? Yes, sir. क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? CO2 में पाई बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस सर। Yes, sir. इसलिए अनसैचुरेटेड। C भी है, O भी है, इसलिए हेटेरोएटॉमिक। अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड SO2 SO3, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अगर मैं बोला सिंगलेट कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा? सिंगलेट कार्बन का सिंबल, देखिए सिंगलेट कार्बन का सिंबल क्या होता है? CH2। CH2 डबल डॉट, CH2 डबल डॉट, CH डबल डॉट, इसके पास लोन क्या है? ये जब एक्स्ट्रा है तो लोन क्या है? अब यहाँ पे ये जो है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे कैसे बिहेव करेगा? ये चीज न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे, जल्दी लोन पेयर है। So nucleophile. के पास तो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 6 electron. ऑक्टेट हुआ नहीं ना बेटा, यहाँ पे देखो जिनके पास लोन पेयर होके वो ऑक्टेट मतलब हुए, इनका इलेक्ट्रॉन देखो सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सिर्फ लोन पेयर होने से नहीं, ऑक्टेट होके अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब जाके ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो 8। इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन 1 सिग्मा और लोन पेयर 8।
तो ये हो गया तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे जो है इस कैटेगरी के अंदर आ गया। फिर पूछा सिंगलेट कार्बन क्या है, क्या बोलोगे, क्या होगा ये? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हर कटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, वैसे ये हर लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं। यस सर। यस सर। न्यूक्लियोफाइल को हम NU बोलते हैं, NU सिंबलिकली NU, और इलेक्ट्रोफाइल को E बोलते हैं। कभी कभी इसको NU माइनस भी बोलते हैं, कभी कभी इसको E प्लस। E प्लस बोला गया तो समझ लेना ये इलेक्ट्रोफाइल है, और NU माइनस बोला गया तो उसको समझ लेना ये न्यूक्लियोफाइल है। यस सर। फिर चलो, टेकन सर। तुम्हारे स्कूल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कहाँ तक आ रहा है Form 1 का? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ तक आ रहा है? सर केमिकल बॉन्डिंग तक आ रहा है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, फर्स्ट चैप्टर। हम लोग रेडक्स पढ़ चुके हैं, राइट? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आ रहा है नहीं? नो सर, सर सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा। यस सर। तो ये जो है उसको माइक्रो लेवल पे लिखा गया होगा ना, और थोड़ा कोई किसी के पास शेड्यूल है इसका? तो बस बॉन्ड क्लीवेज था या इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस भी था, बता मुझे। जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया, देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, देन रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तुम्हारे पास वो स्कूल प्रोवाइड किया है वो? सर पूरा चैप्टर आ रहा है तो बोला था। ऑर्गेनिक का पूरा चैप्टर आ रहा यस सर। है? अच्छा, ठीक। तो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सर हाँ बोलो। सर टाइप ऑफ रिएक्शन आ रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आ रहा है? यस सर। सर इलेक्ट्रोफाइल और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक आ रहा है। ठीक, चलो तो फिर तो एंड कर दिया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये तो तुम्हारे इस चैप्टर के लास्ट में लिखा है, मतलब पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ एंड जो आखिरी टाइप है, फोर टाइप्स के हैं, वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या क्या हो गया बेटा? Addition reaction, elimination reaction, substitution reaction, and rearrangement reaction. एडिशन रिएक्शन बेटा दो टाइप का है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल हो, उसी से आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एक है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका सब है। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर मैं जेई का पोर्शन बोलूं, अगर जेई का पोर्शन में बोलूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, डेल्टा एलिमिनेशन, जेई का पोर्शन। अगर मैं बात करूं नीट का, तो फिर ये जो है
फिर बीटा एलिमिनेशन सिलेबस का है, वो 3 टाइप। वन इज E1, one is E2, one is E1C. One is E1, one is E2, one is E1C. E1 stands for elimination, unimolecular reaction. E2 stands for elimination, bimolecular. E1C का मतलब है elimination, unimolecular, conjugate base. उसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे, बस इसका टाइप एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन दिया है। सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप का है। One is electrophilic substitution. Electrophilic substitution, abbreviated as SE, as symbolized as SE. Substitution electrophilic. One is nucleophilic substitution. Abbreviated as symbolized as SE. One is free radical substitution. Free radical substitution reaction, or FRS. Free radical substitution. Rearrangement reaction वो है जो इनके अंदर आएगा। ये सारे मैकेनिज्म बेस्ड हैं, तो इनके जो मैकेनिज्म्स होंगे, इनके अंदर कुछ चीज जो होने वाला होगा वो नहीं होके और कुछ हो जाएगा एक्सेप्शनली, उसी को रिअरेंजमेंट बोलते हैं। वो हम इनके बीच में करेंगे। फिर हुआ सर यस सर। तुम लोग का स्कूल में एग्जाम कब आएंगे फॉर्म 1 का? सर December 16। December 1. 1 से होगा। अच्छा, तो ऐसा है बेटा, अब जो ऑर्गेनिक का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट हो रहा है, जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मान के चलो नीट में इससे मिनिमम 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा, है ना, और जेई में मिनिमम 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन। तो ये जो चीज है, अब हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको। मैं इसको शॉर्टकट में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें फायदा नहीं होगा। तो अब हाइड्रोजन तो मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ। तो क्या मैं अब हाइड्रोजन का जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैं तुम्हें भेज दूं, तुम लोग उसको मैनेज कर लोगे टिल द एग्जाम? ये खत्म सर होने के मेरा बाद एग्जाम अभी 20 को स्टार्ट होगा। 20 को? यस सर, टर्म 1 सर अभी हमारे 15 स्कूल दिन में बोल पहले रहे हैं तो किए थे श्योर सर। नहीं है कुछ। कब है तुम्हारे स्कूल में? सर हमारे स्कूल में कुछ श्योर नहीं है, लेकिन सर कुछ स्कूल में बताया गया कि टर्म 1 नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, December ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, मैं ग्रुप में अगर हाइड्रोजन का जो क्लास है रिकॉर्डेड प्रीवियस ईयर का अगर मैं भेज दूं, तुम लोग उसको देख के अभी पढ़ लोगे एग्जाम के लिए, और इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ये खत्म होने के बाद हम फिर वापस हाइड्रोजन पढ़ लेंगे और एक बार, ठीक है? यस yes सर। sir. यस सर। या तो मैं Yes, या तो मैं इसको एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा दूं और मैं हाइड्रोजन स्टार्ट कर दूं। दो ऑप्शन तुम्हारे पास, जैसे तुम चाहो ऐसे करें। या तो मैं इसको एंट्रेंस लेवल का करवाऊं और तुम हाइड्रोजन का वीडियो देख लोगे एग्जाम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन हम फिर से क्लास में ही पढ़ेंगे। या तो मैं इसको एनसीईआरटी लेवल का करवा दूं, या तो मैं इसको एनसीईआरटी लेवल का करवा दूं और हाइड्रोजन भी पढ़ लेंगे बिफोर योर एग्जाम। बोलो सर एंट्रेंस लेवल का Entrance पढ़ा level दीजिए। का सर करेंगे। एंट्रेंस लेवल का ही पढ़ेंगे। ठीक। सो अच्छा, आज रोहित क्यों एब्सेंट है? रोहित का दोस्तों बृहस्पति भी एब्सेंट है। अच्छा ठीक। Sir, previous slide का सर सेंस प्रीवियस पेज थोड़ा हाँ ठीक।
हो गया। Yes, sir. sir. सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पेज में जो हम लिखने जा रहे हैं, अब एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट पेज में होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। एक है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है बेटा टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट को बेटा फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। परमानेंट को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है? पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हाइपर कंजुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, और तीसरा बेटा सेल्फ रेजोनेंस। क्या क्या हो गया, पढ़ के सुना मुझे जल्दी। Inductive effect, Inductive effect, hyper, hyperconjugation, resonance. टेम्पररी इफेक्ट बेटा 2 टाइप का है। वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वन इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। लेकिन ये जो लास्ट इफेक्ट है इसको इंक्लूड नहीं किया गया तुम्हारा क्वेश्चन, तो पढ़ोगे। परमानेंट में 3 टाइप आया, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। टेम्पररी में 2 टाइप आया, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। हो गया बेटा? yes sir, अब देखो, इनमें से सबसे छोटा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इसलिए मैं पहले बताया है ना। सबसे छोटा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या है? सर एक और बार थोड़ा दिखा दीजिए। यस सर, हो गया। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो सबसे छोटा इफेक्ट है, तो इसलिए मैं इसका पहले कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, परमानेंट है टेम्पररी? जल्दी। टेम्पररी। टेम्पररी। then it is of 2 types. एक है बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और प्लस ई इफेक्ट, और दूसरा जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक और माइनस ई इफेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? yes sir, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा क्या है, देख लो, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने यहाँ पे रखा H प्लस। अब इसको देख के ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो एरो का हेड जहां पे होता है वो माइनस होगा, टेल जहां पे होता है प्लस होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा बेटा? plus, यहाँ पे अब इसको अगर मैं किसी भी तरीके से अगर H प्लस को रिमूवल कर दिया तो जैसे था ये H प्लस जब तक है वो ऐसे ही रहेगा, H प्लस चला गया तो ये फिर से जैसे था वैसे ही रिस्टोर हो गया। अब समझ में आया इसको टेम्पररी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? yes sir, यस सर। मैं कहीं ना कहीं पे इसको रिलेट करूंगा तुम्हारे पापा का घर पे होने का इफेक्ट है, को रिलेट करूंगा ताकि तुमका विजुअलाइज हो। सोचो ये तुम्हारी किताब है, बुक है, अभी तुम्हारे पापा है। जब पापा जब तक घर पे है तुम पापा से ले डरते हो,
तो पापा जब तक घर पे है बेटा तुम्हारी किताब खुल गई, देखा ये पाई बॉन्ड था, ब्रेक होकर किताब खुल गई। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, sir. मैंने इसको किसके साथ कंपेयर किया बेटा? Hydrogen. किसके साथ कंपेयर किया? हाइड्रोजन क्या मुझे नहीं दिख रहा है? Papa. पापा के साथ हाँ। कंपेयर किया। जब जब पापा घर पे होते हैं, तुम्हारे सामने बैठते हैं, तुम्हारी किताब जो है खुल गई। अब जब रिमूवल ऑफ मैं एक्सप्रेस बोलूंगा तुम सोचोगे पापा, रिमूवल ऑफ पापा मतलब पापा थोड़ा बाहर चले गए, कुछ काम था बाहर चले गए। तुम्हारी ये है बंद किताब, ये है खुली किताब। अब ये क्या है? बंद. बंद बंद. किताब। इसका मतलब जब तक पापा है तब तक तुम्हारी किताब खुल गई, पापा बाहर चले गए तो फिर बंद. ये बंद हो गया। इसका मतलब तुम्हारे जो पढ़ने का जो मन है वो टेम्पररी है, परमानेंट है? Temporary. टेम्पररी। Temporary. अगर परमानेंट होता, पापा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, आप बैठ के पढ़ो। तो इसका मतलब इसीलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। अब मैं ये लिख दूं फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ये प्लस ई क्यों माइनस ई क्यों। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एक एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है। अब इसके साथ बेटा मैं रखा एक CN माइनस। इसको देखते हुए ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? CH और ये O माइनस और ये प्लस। और जब हम इसको निकाल देंगे, रिमूवल ऑफ CN माइनस, जब तक ये है तब तक इसको देख के ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये भाई साहब को हम निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा? जैसे था बेटा वैसे ही हो गया। अब समझ में आ रहा है ये भी एक टेम्पररी इफेक्ट है कि Yes, sir. अब एक बार इसको देखो, इसके प्रेजेंस में जो हुआ इसके प्रेजेंस में भी वही हुआ, बस इसका नाम नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसका नाम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक बार इन दोनों को देखो तुम्हें काफी सारी चीज समझ में आ जाएगा व्हाई दे आर नेम्ड सो। बताओ। कोई बोल सकता है? Because of the charges. पॉजिटिव आयन को यूज करके हो रहा है. पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये है क्या? जो रिएजेंट बोला था मैं, क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल. और ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile. मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हो, जो पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी रिएजेंट है, यहाँ पे भी रिएजेंट है, या तो इसके प्रेजेंस में हो रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है। बस ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव के प्रेजेंस में तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेगेटिव के प्रेजेंस में तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे दिखता कहाँ पे है? फाउंड इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे दिखता है? फाउंड इन। ये तो अल्किन तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें। यस, ये एक अल्किन बोल के समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब जो रिएक्शन अल्किन दिखाएगा उसका बड़ा भाई तो दिखाएगा ही बेटा। उसको क्या दिखाएगा? कौन सा? Alkyne. Alkyne। अब ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? Aldehyde. तो फाउंड इन एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड दिखाएगा वो कीटोन तो दिखाएगा, ठीक है? Yes, Yes. sir. Yes. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आया बेटा, नेक्स्ट आया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या तो उसको हम ये भी बोलते हैं आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट स्कूल में पढ़ाया गया ये? No, Yes, sir. sir. Yes. यस और नो? Yes, sir. क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा? और कुछ समझ नहीं आया था क्लास में. अच्छा, प्रियंका वो आ गया होगा बेटा, बता बेटा। नो सर, मुझे भी नहीं है। इंडक्टिव वर्ड आया बेटा इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर होना। अब इतना तक बस समझ लो, बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या ट्रांसफर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इस वर्ड से आया
इंडक्शन से, जिसका मतलब क्या है, ट्रांसफर। क्लियर हुआ? यस सर। सोचो मैं एक एग्जांपल लिया जिसमें एक कार्बन चेन है बेटा, कार्बन चेन। अब इसके साथ एक फ्लोरीन लगा दिया। अब बताओ, जो फ्लोरीन मैंने लगा दिया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबकि 4.0 है, इसका 2.5 है, इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके नजदीक रहेगा? फ्लोरीन। जब बेटा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.9 या तो इससे ज्यादा होता है, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल का सिंबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डेल माइनस चार्ज और लेस की तरफ डेल प्लस चार्ज। तो मुझे बताओ, क्या ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है या नहीं? जल्दी यस बताओ। सर। है। तो ये हो गया पोलर बॉन्ड, है ना? ये हो गया पोलर बॉन्ड, राइट? अब ये पोलर बॉन्ड हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 है। तो मुझे बताओ, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहेगा या कहीं तक शिफ्ट होगा? जल्दी बताओ। हाँ, सर चेंज होगा। चेंज होगा। देखो, इसको जो खींचा, इसको जो बॉन्ड पेयर को जो खींचा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा या क्लोरीन के तरफ, इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा? क्या? सर राइट साइड रहेगा। क्यों राइट की तरफ रहेगा? यहाँ पे तो डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है बोल के ले लिया। यहाँ पे तो 2.5, यहाँ पे तो 2.5, ये कहाँ रहेगा? हाँ, सर फ्लोरीन खींचेगा ना सबको। फ्लोरीन कैसे खींचेगा? फ्लोरीन तो इसको खींचेगा ना बेटा, फ्लोरीन इसको कैसे खींचेगा? कार्बन पे डेल प्लस चार्ज आ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा, सो इलेक्ट्रोन, ये यहाँ पे जो खींचा हुआ चला गया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, लेकिन यहाँ पे जो खींचा हुआ चलेगा ये इनके कारण नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, ये डेल प्लस के कारण। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा डिफरेंस जितना खींचा उतना नहीं खींच पाएगा, इसीलिए इसके ऊपर अच्छा, बॉन्ड पेयर जिस तरफ जा रहा है वो डेल माइनस, जिससे आगे जा रहा है वो डेल प्लस। तो ये जो बॉन्ड पेयर है किससे आगे जा रहा है बताओ? मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो बताओ किससे, कौन सा कार्बन से ये बॉन्ड पेयर आगे जा रहा है? सेकंड सेकंड बॉन्ड। कार्बन। सेकंड कार्बन। तो इसलिए बेटा इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये होगा डेल एन प्लस। फिर ये वाला भी खींचेगा इसको, फिर ये भी शिफ्ट होगा बेटा, ये होगा डेल 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 प्लस। फिर यहाँ पे क्या चार्ज होगा? डेल 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 प्लस। और नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा is nullified after कार्बन नंबर 2 और 3। कितना नंबर कार्बन हो गया? 3। 3। इसके आगे तो चांस ही नहीं है होगा। और ये जो डेल प्लस का जो मैग्नीट्यूड है बेटा ये सबसे ज्यादा है। तुम लोग ये मत सोचो कि जितना डेल प्लस होगा उतना ज्यादा होगा, ये उल्टा जाएगा। रीजन सुन लो। रीजन है बेटा, डेल प्लस का नाम है फ्रैक्शनल चार्ज। अगर कहीं पे हम फ्रैक्शनल को ले लेंगे, अगर मैं इसको हाफ लिया 1/2, ये फ्रैक्शनल चार्ज है। 1/2 ये क्या हो जाएगा? हाँ 1/4। अरे अगर एक डेल का मैं 1/2 लिया, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4। यहाँ पे 1/8। 1/8। अब ज्यादा कौन है? 1/2, 1/4, 1/8। 1/2। अब समझ में आया? तो इन तीनों में ज्यादा कौन है? ये है ना। अब ये डेल प्लस किस पे था? कार्बन पे, राइट? डेल प्लस कार्बन पे था। अब ये डेल प्लस इसके कारण ये नहीं हो रहा है, मतलब ये पैसिवली रिलेटेड है, लेकिन एक्टिवली इसको डेल डेल प्लस देने में किसका हाथ है? डेल प्लस का। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब इसने अपना जो डेल प्लस और पोलराइजेशन था इसको शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, इंड्यूस किया। इसने इसको इंड्यूस किया। इसी को ही इंडक्शन बोलते हैं। मतलब इंडक्शन मींस इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी, ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी in a carbon chain, when
a different electronegative atom is attached. मतलब ये जो पोलैरिटी हुआ, जो डेल प्लस हुआ, ये जो चेन में जो शिफ्ट हुआ, जो ट्रांसफर हुआ, जो इंड्यूस हुआ, इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी इन ए कार्बन चेन, ये इसका डेफिनेशन हो गया बेटा। ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी इन ए कार्बन चेन व्हेन ए डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड। क्या मतलब इसका? ये फ्लोरीन जो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0, अगर ये नहीं होता तो ये कुछ होता ही नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ आएगा। सोचो तुम लोग मतलब संडे के दिन मैं शुभ्रांशु को बुलाया, चल बेटा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब आजिम करो वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, अब स्टूडेंट होगा तो एक्सेप्ट कर भी लेगा। सोचो मैं नॉर्मल, वो जानता है मुझे, मैं नॉर्मल इंसान, मैं उसको बोला चल क्रिकेट खेलते हैं, तो बोला नहीं जाना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मैं बोला बेटा तू उसको अगर क्रिकेट खेलने मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे 100 रुपया दूंगा, 100 रुपीज। क्या सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। अब वो 100 रुपया के लालच में मेरे साथ खेलने आ गए, है ना? 100 रुपया के लालच में बेटा वो मेरे साथ खेलने आ गए। मैंने उसको 100 रुपया दिया, उसको बुलाया, लेकिन मैं इसके साथ एक कंडीशन भी रखा कि तुझे और भी बच्चों को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अकेला हम दोनों कैसे खेलेंगे। अब तो बॉलिंग करेगा, मैं बैटिंग करूंगा, तो फील्डिंग कौन करेगा, कीपिंग कौन करेगा? तो ये क्या किया, ये श्रेयांश को बोला चल तू भी हमारे साथ क्रिकेट खेलने चल। वो बोला मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाना है मुझे संडे। तो वो क्या करेगा, क्या उसको पूरा 100 रुपया दे देगा? बता मुझे। नो नो सर। सर। वो उसको मतलब सोचा चलो मैं भी थोड़ा अपने पास रख लेता हूँ, वो उसका 10% दे दिया। उसको कितना रुपया दिया था? 10 rupees. 10 रुपये। रुपीस। अब श्रेयांश आ गया, अब जो है श्रेयांश आ गया। श्रेयांश आने के बाद ये शुभ्रांशु उसके साथ भी वही कंडीशन रखा, चल ऐसा है कि तू भी किसी को लेके आएगा, नहीं तो खेलेंगे कैसे। तो आर्यन को बोला चल खेलने चलते हैं, तो आर्यन बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो अब श्रेयांश उसको कितना देगा? 10% of 10 मतलब rupees. कितना हुआ? 1 रुपए। 1. एक रुपये। तो ये सोचो मैं हूं। अब पढ़ाई पे आते हैं, एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि तुम्हें इसको समझ में आ जाए अच्छे से। ये मैं हूं, क्लियर? अब ये है शुभ्रांशु, ये है श्रेयांश और ये है आर्यन। तो मैंने किसके मन में लालच पैदा किया? शुभ्रांशु के मन में, राइट? शुभ्रांशु अपने अंदर का जो लालच है उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया? श्रेयांश के अंदर। श्रेयांश किसके अंदर ट्रांसफर किया? आर्यन के अंदर। तो धीरे धीरे ये जो ट्रांसफर हो रहा है, घट रहा है कि नहीं होता? यस घट सर। रहा है कि नहीं? तो मेरे साथ कौन कौन खेलने आ रहे हैं? फिर शुभ्रांशु आ रहा है, श्रेयांश आ रहा है। आर्यन अभी आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मिल रहा है 1 रुपया। अब आर्यन अगर अनिमेश को बुलाएगा, वो आएगा क्या? No, नो sir. सर। नो सर। क्योंकि अगर वो आता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता? 0.1. 0.1। अब 0.1 वो क्यों आएगा? वो दे भी नहीं सकता। तो इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं कार्बन नंबर 1 शुभ्रांशु श्रेयांश आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे, लेकिन आर्यन आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं इज नॉलिफाइड आफ्टर कार्बन नंबर 2 और 3। कार्बन नंबर 2 तक तो दिखेगा, 3 पे दिख सकता है, नहीं दिख सकता, लेकिन 4 पे कभी नहीं दिखेगा। तो ये जो लालच मैंने इंड्यूस किया, मैंने लालच दिया इसको, किसको? शुभ्रांशु को। शुभ्रांशु ने इसको, इनका जो लालच है वो ट्रांसफर किया। इसी को ही हम बोल सकते हैं इंडक्शन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो फ्लोरीन हुआ, इसके वजह से पोलराइजेशन हुआ, लेकिन ये अभी इसके वजह से ये ट्रांसफर जो हुआ, इसी को ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सब? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब हम ऐसे मतलब ये पूरा कार्बन चेन एक तरफ और फ्लोरीन पूरा एक तरफ। तो मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, कौन ले रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्या हम इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप बोल सकते हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। और जैसे हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले रहा है,
अब एरर का डायरेक्शन देखो, ये खींच रहा है, ऐसे भी तो बोल सकता है ये धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग और पुशिंग, यस और नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये जो चीज होता है बेटा, इसको अदरवाइज बोला जाता है, इसको अदरवाइज बोला जाता है माइनस आई ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे बाद में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो F पे कौन कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है तो हमेशा वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप होगा। जैसे ये खींचा, विड्रॉ किया, खींचा, डेंसिटी बढ़ा, इसलिए नेगेटिव ग्रुप होगा, नेगेटिव आई ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, Plus I. प्लस आई ग्रुप। अब समझ में आ रहा है प्लस आई ग्रुप को अदरवाइज क्या क्या बोलते हैं, Yes, sir. यस सर। माइनस आई ग्रुप को अदरवाइज क्या क्या बोलते हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास इसका जो एप्लीकेशन है और क्या क्या ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस आई ग्रुप होंगे, वो सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, sir.